Hello student, once again welcome to my YouTube channel Navodaya Academy. We are नवोदयन कलम से क्रांति। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर के 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और 10 जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 उसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ह्यूमन हार्ट के ऊपर आधारित है। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल्स होता है। एट्रियम अपर चैम्बर होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होता है वो लोअर चैम्बर होता है। और यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए कि जो लेफ़्ट साइड का चैम्बर है दैट इज़ लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है, और जो राइट साइड के चैम्बर है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स ये आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है और वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि अभी मैं आपको बताया हूँ कि लेफ्ट साइड के जो चैम्बर होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करते हैं। तो ए करेक्ट नहीं है, हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आपका ए आ रहा है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। बढ़ते हैं बी की तरफ। ऑप्शन बी में बोल रहा है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स विच सेंड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बात सही है, लेफ्ट साइड का जो चैम्बर होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। ठीक है, एनसीईआरटी के इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड के हमारे दोनों चैम्बर हैं, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जा रहा है। फिर एओर्टा जो हमारा होता है वह सबसे बड़ी आर्टरी है, इसके माध्यम से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आपसे कि राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही बात है, थ्रू वेना कावा फ्रॉम अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बात भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए जो डी वाला ऑप्शन है इसमें बोल रहा है कि लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एओर्टा विच सेंड इट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे गलत हुआ कि लेफ्ट एट्रियम है वो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भेजता है। अभी जस्ट आपको मैं डायग्राम के माध्यम से इस बात को समझाया हूँ। ऑप्शन नंबर सी को भी हम देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे आप देखिए जो राइट एट्रियम है ये वाला पार्ट है, देखिए लोअर वेना कावा और अपर वेना कावा दोनों से ये क्या कर रहे हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए देखिए इधर वाला जो मेरा राइट चैम्बर है उसमें ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि एक क्रॉस मेड बिटवीन 2 पी प्लांट्स प्रोड्यूसेस 50% टाल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट। मतलब जब दोनों प्लांट में हमारा क्रॉस करवाया जा रहा है तो 50% टॉल है, मतलब 50% जो पौधे हैं वे लंबे हैं और 50% जो पौधे हैं वो क्या है, बौने हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझना है 50% का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टाल प्लांट और नंबर ऑफ जो ड्वार्फ प्लांट है उनकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। 50% का मतलब ये हुआ, 50-50 का मतलब। अब यहाँ पे इस बात को भी हम समझ लेते हैं कि जो टाल होता है वो हमारा डोमिनेट करेक्टर होता है, और जो ड्वार्फ होता है वो क्या होता है, रिसेसिव करेक्टर होता है। ठीक है, जो टॉल है जो डोमिनेट करेक्टर है उसको कैपिटल लेटर से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो रिसेसिव करेक्टर है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो टी है इसका जो ये दोनों जो है हमारा प्योर टॉल है, और स्मॉल टी है ये हमारा क्या है, प्योर डॉर्फ है। प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो जो हमारा F1 जनरेशन होता है उसमें जो भी हमारे प्लांट आते हैं वे सभी क्या होते हैं, टाल होते हैं। आइए इसको एनसीईआरटी के डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्योर टॉल है और ये प्योर शॉर्ट है, तो इनके बीच में क्रॉस करवाया गया। तो यहाँ क्या लिख रहा है, आल टॉल ऑफ स्प्रिंग्स क्या होंगे,
हाफ ईयर होंगे। फिर एक ऑप्शन है वहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी शायद है, ये वाला था, ठीक है। और देखिए फिर ये जो इसमें हमारा जो आ रहा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, 3 तो टॉल प्लांट आ रहा है, ये तीनों टॉल है और ये क्या है हमारा ड्वार्फ है। तो यहाँ से 3:1 का रेशियो होगा, मतलब 75% और 25% वाला केस बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर न तो ऑप्शन ए हो सकता है, न ही ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये कैसे होगा इस बात को भी समझ लेते। देखिए इनके बीच जब क्रॉस करवाया गया तो कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये टी हमेशा डोमिनेट करेक्टर को आगे लिखते हैं, तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, टाल प्लांट है। तो हमारे टाल प्लांट की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और ये दोनों हमारे क्या है, ड्वार्फ है, क्योंकि दोनों ही स्मॉल टी है। तो ड्वार्फ प्लांट की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 50% का क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा ओम्स लॉ पे आधारित है और हमें यहाँ पे उसका ग्राफ दिया हुआ है। देखिए ये VI ग्राफ नहीं है, ये IV ग्राफ है। IV ग्राफ का जो स्लोप होता है वो 1/r होता है, न कि r होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि R1, R2 और R3 में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इक्वल टू IR होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V इक्वल टू IR लिखा गया है, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया IR इक्वल टू V। तो यहाँ से जो R की वैल्यू हुई वो क्या हो गई, V/I। अब देखिए ये हमारा ग्राफ था, अब हमें R में रिलेशन बताना है तो हमें किसी एक चीज़ को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में हमने इसका जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा R1 है, R2, R3 सब के लिए जो वोल्टेज है वो V है, तो ये R इक्वल टू V/I हुआ, तो वोल्टेज कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंट एज V इज कांस्टेंट। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी वैल्यू घटेगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट हायर बी द करेंट, लोअर बी द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में तो R1 के रिस्पेक्ट में जो ये V है, इसके रिस्पेक्ट में R1 के लिए जो मेरा करंट आ रहा है वो I1 आ रहा है, R2 के लिए I2 आ रहा है और R3 के लिए क्या आ रहा है आपका I3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो करंट की वैल्यू है क्या है आपका, वो I1 है, फिर I2 है, फिर I3 है। तो I1 सबसे ज़्यादा है, तो मैं बताया हूँ हायर विद द करेंट, लोअर विद द रेजिस्टेंस। तो इसलिए जो मेरा R1 होगा उसकी जो वैल्यू होगी सबसे कम होगी। तो R1 यहाँ पे आ गया आपका, फिर उसी तरीके से R2 यहाँ पे आ जाएगा, R3 इधर आ जाएगा। ये आपका कौन सा ऑर्डर है, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ज्वाइन करेंगे। सीरीज का मतलब क्या होता है, इंड टू इंड। यहाँ पे एक बात को और हम समझ लेते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। तो मैक्सिमम जब भी आपसे पूछेगा तो आपको सीरीज में लेना है और मिनिमम पूछेगा तो आपको पैरेलल में लेना है। तो सीरीज में यहाँ 5 रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 + R2 + R3 + R4 + R5, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सबकी वैल्यू R है, तो इसको हम 5 बार R लिख दिए, 5 बार R को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5R आ जाएगा। और एक R की वैल्यू 1/5 है, तो 5 से 5 कट गया तो क्या बचा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सी से भी रिप्रेजेंट, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन इक्वल टू क्या होता है आपका, C/V होता है। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, या ले सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, और V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम फॉर द ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अल्टीमेटली आपसे पूछ रहा है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एन इक्वल टू आपका क्या है, C/V।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो 8 10⁸ से 10⁸ कट गया, तो ये बचा 3/2.25। अब यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो ये जो 2 जीरो है वह डेसिमल की वजह से गायब हो गया, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो गया। फिर इसको 25 से काट देंगे तो क्या आएगा, 12/9 आएगा, और फिर इसको हम 3 से काट देंगे तो क्या आएगा, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्यूज पे आधारित है। फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो अगर सर्किट में किसी कारणवश करंट की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, ओवरलोडिंग वगैरह होती है, तो क्या करता है, वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो हमारे जितने भी अप्लायंस हैं वे सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो मेरा फ्यूज होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और जो उसका क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार जो एच होता है उसकी हीट, उसकी वैल्यू होती है I²RT, तो एच की जो वैल्यू होती है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो वो जल्दी मेल्ट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, ए फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग, सही बात है, ओवरलोडिंग से बचाता है। अगला बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इंक्रीज ड्यू टू ओवरलोडिंग, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, अगला बोल रहा है हमसे कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट अब्रुप्टली इंक्रीजेज, तो ये बात सही है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब आपका लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर उसके ऊपर का इंसुलेशन हट जाने की वजह से वो किसी तरीके से एक दूसरे को टच कर दें, तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, सर्किट जो है हमारा, उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है बहुत कम हो जाती है। तो ओम्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं V=IR होता है, तो जो करंट की वैल्यू हो जाएगी V/R, तो R की वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई, तो R की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, I की जो वैल्यू, जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए भी क्या था, करेक्ट था, और सी भी करेक्ट था, तो ए और सी आंसर हो जाएगा, ये वाला सी वाला आंसर। और डी वाला करेक्ट हमारा इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि सेम करंट के लिए पैरेलल में ज्वाइन करना चाहिए, तो पैरेलल में ज्वाइन करने से वोल्टेज सेम होता है, ना भी करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये मेरा असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो मेरा जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कार्बन रिड्यूसेस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम में क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये, और रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं ये सब। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हो गया तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ये फॉल्स हो गया, तो अल्टीमेटली रीजन को करेक्ट ही होना पड़ेगा। तो हम जानते हैं भी कि सोडियम और मैग्नीशियम जो ये मेरे मेटल हैं, इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है कार्बन के तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। गलत है, करंट इंक्रीज करेगा तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग वायर देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, आपका करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम करंट के अमाउंट को, करंट की वैल्यू को, करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी उतना ही उसका इंटरेक्शन होगा जो हमारी कंपास की नीडल है, तो उसमें डिफ्लेक्शन का रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज हो रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। फिर अगले में बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर, ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट है। तो असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो असर्शन है वो बोल रहा था कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, सही बात है, स्काई ब्लू अपीयर होता है। ठीक है, क्यों ब्लू होता है, इसके पीछे का कारण क्या है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम जानते हैं कि रेले का जो लॉ है, रेले लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं स्कैटरिंग का जो आर्डर होता है वह जो हमारा लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसकी वेवलेंथ के 4th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, तो हमारा जो स्कैटरिंग होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो अगर हम वाइट लाइट जाने तो वाइट लाइट में पूरे 7 कलर होते हैं, उसको हम विवग्योर से याद करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए जो वायलेट कलर है, इंडिगो और ब्लू, ये तीन शुरू के जो कलर हैं इनकी क्या है, हमारी वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग का जो फिनोमिना होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगले में हमसे पूछ रहा है द लाइट ऑफ ब्लू कलर हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, सही बात है, एज कम्पेयर टू द रेड कलर इट इज़ स्कैटरिंग मोर इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो ये करेक्ट भी है, इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगले में बोल रहा है कि ह्यूमन फीमेल हैज़ ए परफेक्ट पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम, तो सही बात है हमारी ये। फिर अगले में बोल रहा है 6 क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट बाय ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये बात भी सही है कि हम जानते हैं कि जो मेल वाले में होता है वो XY होता है, अगर X से हमारा जो वहाँ पे जाइगोट बन रहा है तो वो गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, और Y से बन रहा है तो हमारा क्या होता है, वो बॉय चाइल्ड पैदा होता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ट्रू हो गया। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं यदि आप वीडियो के इस चरण तक बने हैं तो आपको ये वीडियो पसंद होगा। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।